दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह, ये जो आयोजन प्रतिवर्ष भारतवर्ष में और पूरे विश्व में बड़े गर्व के साथ होता है, इसके मूल में उद्देश्य यही है कि हिंदी के प्रति जो उदासीनता रही है, भारतीय भाषाओं के प्रति, मातृभाषाओं के प्रति जो उदासीनता रही है, उसे हम दूर करें और अपनी दैनिक चर्या का, अपने कामकाज का, अपनी आजीविका का, अपने व्यापार का, अपने वित्तीय विनिमय का माध्यम हम अपनी भाषाओं को बनाएं। विशेष रूप से यह कहा भी जाता है कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अस्मिता की पहचान विश्व के मंच पर उसकी अपनी भाषा से होती है। और दुर्भाग्य ये कि बहुभाषा भाषी देश होकर भी हमने 8 दशकों में अपनी एक भी भाषा को इतना समर्थ नहीं बनाया, इतना सक्षम नहीं बनाया कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। ये उदासीनता है हमारी, क्योंकि हमें लगा कि हमारा काम उर्दू में, अरबी में, फारसी में, अंग्रेज़ी में चल रहा है और हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक ऐसी मानसिकता बन गई। हिंदी के और हिंदी वालों के प्रति समाज में एक नकारात्मक भावना पैदा हो गई, उदासीनता की भावना पैदा हो गई। बल्कि अनेक स्थलों पर तो हिंदी प्रयोक्ताओं को हास्यास्पद मान लिया गया। तो बहुत सी इस प्रतियोगिता के समाज में हम देखें, धीरे धीरे इन विगत लगभग 78 सालों में जागृति आई है। महाकवि प्रसाद ने कहा भी है, मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। तो 78 सालों में हमने एक प्रौढ़ देश खड़ा किया है और हिंदी के प्रति वह जो एक सौतेला और उपेक्षा का भाव था, एक उदासीनता का भाव था, उससे देश को, उसकी उस मानसिकता को बदलने का प्रयत्न किया और उसमें भारत सरकार को और देश के नागरिकों को प्रचुर मात्रा में सफलता प्राप्त हुई है। जब परिस्थितियों और अपेक्षाओं ने बाध्य किया तो हमें हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी सृजन, इन सब को रोजगार की तरफ उन्मुख करना पड़ा। हमने संकल्प लिया कि हम भाषाओं को, हिंदी को प्रयोग अनुप्रयोग की भाषा बनाएंगे, उसे मशीनों से, आधुनिक और अत्याधुनिक उपकरणों से जोड़ेंगे। और यही कारण है कि ये संकल्प धीरे धीरे सिद्ध होने लगा और अब हम समस्त मातृभाषाओं को, भारतीय भाषाओं को, हिंदी को हम आजीविका के साथ, कामकाज के साथ, व्यवहार के साथ, रोजी रोटी के साथ, पेट के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। शिक्षा और समाज के इस नवीन दृष्टिकोण ने शिक्षण और साहित्य के माध्यम मात्र बनी रहने वाली हिंदी भाषा के भाषिक अध्ययन, विवेचन के अनेक आयाम खोल दिए और उसे व्यवहार मूलक बनाया। उसे केवल रटंतु विद्या तक सीमित रखने की बात को अब हमने अस्वीकार किया। भाषा के कामकाजी रूपों पर, उसके अनुप्रयोग और व्यवहार के, व्यवसाय के, प्रशासन के आयामों पर ध्यान आकृष्ट किया और विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को, शोधार्थियों को, शिक्षक समुदाय को, भाषा के प्रयोक्ताओं को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को, अनुवादकों को, राजभाषा अधिकारियों को इस दायित्व से जोड़ा। सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, अनेक व्यावसायिक संस्थाओं में, केंद्रों के या राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी का प्रयोग अब किया जाने लगा है। समस्त कार्यालयी कार्यों के निष्पादन को हिंदी में किए जाने और निपटाने पर अब बल दिया जाने लगा है। परिणामतः हिंदी राजकाज के, समाज कार्यों की, समस्त कार्यों के निपटान की भाषा बनती जा रही है। कार्यालयी हिंदी के कई रूप आज हमारे सामने उभर कर आ गए हैं। जन जन में संपर्क स्थापित करने वाली, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी, यानी राष्ट्र की भाषा हिंदी, इसी आधार पर राजभाषा हिंदी बन गई थी। संसद में, सभी सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में, अनुदान प्राप्त संस्थाओं में, गैर सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में, रेलवे में, बीमा कंपनियों में, विधि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, मनोरंजन, सिनेमा, विज्ञापन, दूरसंचार, ऐसे बहुत से केंद्रों और कार्यालयों में, अनुशासनों में हिंदी का प्रयोग अब बढ़ने लगा है। राजभाषा हिंदी की
की पूर्व पीठिका, ये हम उस पर विचार कर चुके। हम जानते हैं कि विश्व का अति सभ्य प्राचीन देश होने के कारण भारत में बहुत सी प्राचीन काल से एक परंपरा शासन प्रशासन की चलती रही है। उस शासन को चलने के लिए या चलाने के लिए किसी न किसी प्रशासनिक व्यवस्था की उपयोगिता होती थी, उसका हमने अनुप्रयोग भी किया। इससे संबंधित साहित्य को राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, दंड नीति, स्मृति, न्याय विज्ञान, इन सब से अभिहित भी किया गया। तब प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की अभिव्यक्तियां राजकीय अभिलेख तक की सीमित नहीं थीं, बल्कि उनका प्रयोग कविता और इतिहास में भी होता था। इसलिए वेदों में, उपनिषदों में, महाभारत में, रामायण में, गीता में या गुरु ग्रंथ साहब में, अनेक धार्मिक ग्रंथों में राजा, उनके प्रकार, उनकी नियुक्ति, मंत्री, पदाधिकारी, उनकी आचार संहिता, प्रशासन, संचालन विधि आदि, इन सब के नियम, कानून, उदाहरण मिलते हैं। इसलिए राजकाज और प्रशासन की भाषा संस्कृत रही है और संस्कृत ने लंबे समय तक इस देश के कार्यों के निष्पादन की भाषा की भूमिका निभाई है। इस तथ्य के प्रमाण में हम देख सकते हैं कि प्राचीन सरकारी लेखों, पत्रों, कानून, नियमों, सरकार से संबंधित अभिलेखों में उसी भाषा का प्रयोग हमें सगर्व मिलता है। कालांतर में संस्कृत विशिष्ट वर्ग और साहित्यिक ग्रंथों तक सीमित रह गई, जनता से दूर होती चली गई और इसके परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं का प्रयोग राजकाज में होने लगा और धीरे धीरे 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास पूर्वी पंजाब से बंगाल तक प्रचलित सभी बोलियां और भाषाओं को हिंदी ने आत्मसात किया और राजकाज की भाषा के रूप में व्यवहृत होने लगी। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि हिंदी का उत्तर पूर्वी और मध्य भारत की समस्त भाषाओं से गहरा संबंध था। जैसे राजपूतों के शासन की भाषा डिंगल पिंगल वस्तुतः राजस्थानी हिंदी ही थी, जिसमें शासकीय पत्र, टिप्पणियाँ, राज कर्मचारियों की आचार संहिता, राज के आदेश आदि, इन सब को प्रस्तुत किया जाता था। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1100 वर्ष पुराना है। संस्कृत युग के पश्चात पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के दौर में हिंदी ने जन्म लिया। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए हम संवत 1050 से इसका प्रारंभ सामान्यतः स्वीकार भी करते हैं, किंतु यह साहित्य की भाषा हिंदी है, कविता की भाषा हिंदी है। खड़ी बोली हिंदी का विकास और खुसरो के काव्य से लेकर आज तक बहुत हुआ, किंतु आदिकालीन हिंदी साहित्य की भाषा हिंदी हो या मध्यकालीन भक्ति और रीतिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी हो, वह मूल रूप से वर्तमान खड़ी बोली हिंदी नहीं थी। इसलिए जब हम वर्तमान संदर्भों में हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग की चिंता करते हैं, उस पर बात करते हैं, विचार करते हैं, तो ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी तथा राजस्थानी आदि भाषाओं के संदर्भ में चर्चा नहीं करते, बल्कि हम हिंदी अनुप्रयोग की चर्चा खड़ी बोली हिंदी के संदर्भ में ही करते हैं, जिसकी लिपि देवनागरी है और जो दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। भारत में मुस्लिम शासन और उनके आगमन के बाद देश के उन भागों में जहां उन्होंने शासन स्थापित किए, अरबी फारसी को भारतीय भाषाओं के साथ प्रशासन में अवश्य स्थान मिला, किंतु उत्तर भारत में मुगल वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सूरी, मुगल वंशों के विभिन्न बादशाह, उनके शासन में हिंदी के प्रयोग के प्रमाण, ये सब भी साक्ष्य मिलते हैं। औरंगजेब के शासन में भी हिंदी का प्रयोग फारसी के साथ होता रहा। मुगल काल के समय सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले शब्दों यथा सरकार, तहसीलदार, वकील, चपरासी, सिपाही, अमीन, दफ्तर, खजांची, माल, मकान, ये सब प्रयोग हमें मिलते हैं। वहीं मराठों के शासनकाल में भी हम इसको देख सकते हैं। युद्ध के पश्चात तैयार किए गए संधि पत्रों, राजनीतिक व्यापारिक समझौतों, अध्यादेशों, प्रमाण पत्रों, इन सब की भाषा में हिंदी कहीं न कहीं रही है। हिंदी ने अपने शासनकाल में तत्कालीन अंग्रेज़ी ने अपने शासनकाल में तत्कालीन प्रचलित राजभाषा फारसी को ही प्रश्रय दिया और 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेज़ी को भारत की भाषा, शिक्षा की भाषा, प्रशासन की भाषा इसके रूप में घोषित कर दिया। धीरे धीरे वह पूरी तरह से भारतीय प्रशासन की भाषा बनती चली गई, बल्कि शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि भाषा के रूप में वही प्रतिष्ठित हो गई अंग्रेज़ी। और अंग्रेज़ी शासक यह महसूस कराते रहे कि भारत की भाषाओं को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी को और अन्य प्रदेशों में वहाँ की भाषाओं को प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम बनाना शुरू किया। हिंदी को लेकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वयं अंग्रेज़ी ही लड़ते रहे, अंग्रेज़ लड़ते रहे। उनमें उल्लेखनीय नाम फ्रेडरिक पिनकॉट का है।
ब्रिटिश सरकार से उनकी यह लड़ाई सन 1868 में प्रारंभ हुई थी, जबकि वे इस समय केवल 32 वर्ष के थे। सन 1888 में श्रीधर पाठक को लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि 20 साल पहले मैं एकमात्र यूरोपियन था जिसने सरकार पर हिंदी के बारे में दबाव डाला और 10 साल बाद इस नियम को बनवाने में सफल हो पाया कि भारत जाने वाले अंग्रेज़ों के लिए हिंदी की परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया। स्वाधीनता के पश्चात हिंदी को प्रशासन की भाषा के रूप में विकसित करने का निश्चय किया गया। भाषाई स्वाभिमान स्वतंत्र राष्ट्र का अभिन्न अंग है। हिंदी को राजभाषा या प्रशासन की भाषा के पद से सुशोभित करने के पीछे यह धारणा थी कि हिंदी केवल ज्ञान विज्ञान अध्ययन साहित्य आदि की ही भाषा न रहे, लोक संपर्क की भी भाषा बन जाए, बल्कि प्रशासनिक भाषा का जामा पहनकर सरकारी कामकाज बोलचाल और कार्य व्यवहार की भाषा भी वह बन जाए। इसके लिए वैधानिक व्यवस्था की गई, मानवीय एवं भौतिक संसाधन जुटाए गए, सरकारी कार्यालयों और शिक्षा के क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में ऐसे वातावरण के निर्माण की वकालत की गई कि धीरे धीरे हिंदी दैनिक कार्यों की भाषा बन जाए। इसी के कारण 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। जहाँ तक हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों का संदर्भ है तो हम देख सकते हैं कि बहुत से संवैधानिक उपबंध किए गए। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ में 26 जनवरी 1965 तक सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का यथावत प्रयोग भी होता रहेगा, ताकि हिंदी इस अवधि के दौरान शासन, विधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों को निष्पादित करने में आत्मनिर्भर हो जाए, सक्षम हो जाए। संविधान के अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत रखने या विधि द्वारा कोई उपबंध कर सकेगी, उसे हटाने के लिए या जारी रखने के लिए। इस तरह के प्रावधान से हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान करने के पश्चात भी अवरोधात्मक संवैधानिक उपबंधों का सामना करना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 344 के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को यह आदेश दिया गया कि संविधान के प्रथम 5 वर्ष तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जाए। संविधान के अनुच्छेद 345 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या एकाधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 346 में यह भी साफ साफ आदेश है कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य एवं संघ के मध्य पत्राचार में संघ की राजभाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य के जन समुदाय का पर्याप्त अनुपालन अपने द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा अभिज्ञान कराना चाहे तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा देने का अधिकार प्राप्त है, उनको वो कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, इन सब की भाषा का भी प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 349 में यह भी व्यवस्था है कि संविधान के शुरू के 15 वर्षों की कालावधि तक अंग्रेजी के स्थान पर किसी अन्य भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ नहीं माना जाएगा। यानी यदि किसी पाठ को लेकर कोई विवाद होता है, अनुवाद को लेकर या हिंदी में लिखित पाठ को लेकर, तो अंग्रेजी में जो लिखित पाठ होगा उसे प्राधिकृत माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी शिकायत के समाधान के लिए संघ या संबद्ध राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में निवेदन कर सकता है। इस व्यवस्था के जरिए भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित किए गए। संविधान का अंतिम अनुच्छेद 351 है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार संघ सरकार का वह कर्तव्य है कि वह हिंदी को एक ऐसी सर्वमान्य राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करे जिसका पूरे राष्ट्र में गर्व सहित प्रयोग किया जा सके और वह भारत की मिश्रित संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर, समेकित संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर उनसे समृद्ध किए जाने का सुझाव भी दिया गया। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि राजभाषा हिंदी के जो प्रावधान है
वो अनुच्छेद 343 से 351 तक सविस्तार अनेक उपबंधों के साथ किए गए हैं और उसमें बताया गया कि हिंदी को कामकाज से जोड़ने के लिए, प्रयोग अनुप्रयोग से जोड़ने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, सीमाएं भी बताई गई, शक्तियां भी बताई गई। और स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के प्रवर्तन में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा देवनागरी में लिखित हिंदी होगी, इसके प्रावधान किए गए। 1952 से लेकर 1961 तक सरकारी कामकाज में हिंदी, इसका प्रयोग और इसके संबंध में राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए। 344 के अनुसार भारत की राष्ट्रपति ने वर्ष 1956 में एक राजभाषा आयोग का गठन भी किया जो राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के विषय में सिफारिश कर सके। 30 सदस्यों की संसदीय समिति का गठन हुआ। आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया और राष्ट्रपति के समक्ष अपनी राय भी प्रस्तुत की गई। इसके आधार पर वर्ष 1960 में हिंदी के विकास तथा प्रगामी प्रयोग के लिए विस्तृत निर्देश भी जारी किए गए। उसके बाद सघन रूप से राजभाषा के प्रयोग के बारे में कार्यवाही बढ़ी। सन 1963 में राजभाषा अधिनियम बना। सन 1967 में इसमें संशोधन हुआ। राजभाषा अधिनियम के अनुसार संघीय कार्यों के लिए द्विभाषिक स्थिति अपनाई गई और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर कुछ कार्यों के लिए उसका प्रयोग विशेष रूप से धारा 3(3) के अनुपालन में जरूरी कर दिया गया। किंतु इसके साथ ही अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में उन सभी प्रयोजनों के लिए चलते रहने की अनुमति दे दी गई जो संविधान लागू होने के पहले से चल रहे थे। इस तरह केंद्रीय सरकार में यानी केंद्र सरकार में एक दीर्घकालिक द्विभाषिकता की व्यवस्था बन गई। ये जो द्विभाषिकता है इसी को बायलिंगुअलिज्म कहते हैं, यानी यदि कार्य हिंदी में किया जाना है तो अंग्रेजी अनिवार्य हो, अंग्रेजी में किया जाना है तो हिंदी अनिवार्य हो, वो मौलिक रूप से हो या अनुदित रूप से। दिसंबर 1967 में संसद के दोनों सदनों में भाषा नीति संबंधी एक संकल्प पारित किया गया। इस संकल्प के पैरा 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार राजभाषा विभाग यानी गृह मंत्रालय हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम बनाता है जिसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों और उनके लिए एक वर्ष में हिंदी में काम करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। राजभाषा नीति के अनुपालन के विचार से राजभाषा नियम 1976 के तहत देश को क, ख, ग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व भारत सरकार एवं उसके उपक्रमों में कार्यरत प्रशासनिक प्रमुखों का निश्चित किया गया और उसमें प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का सहयोग अपेक्षित किया गया। इस तरह राजभाषा हिंदी और अनुवाद का संबंध बन गया। अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 और विशेष तौर पर उसकी धारा 3(3) के अनुसार कार्यालयों में कामकाज में द्विभाषिकता की स्थिति के कारण तब से लेकर आज तक कितने ही आदेश आए, अनुदेश निकाले गए जिसके अनुसार प्रशासन के प्राय सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग कमोबेश हो रहा है। सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज जैसे संकल्प, जैसे सामान्य आदेश, जैसे नियम, सभी अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें, ऐसी विज्ञप्तियां, संसद के लिए सभी रिपोर्ट और सभी कागज पत्र, संविदाएं, करार, नोटिस, लाइसेंस, परमिट, टेंडर, फॉर्म, ये सब हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ जारी किए जाएंगे, ऐसे निर्देश भी दिए गए। यानी बायलिंगुअल होंगे, द्विभाषिक होंगे। इसके अतिरिक्त विभागीय नियम, विभागीय मैनुअल, सभी संविदा और अन्य कार्यविधि सामग्री दोनों भाषाओं में तैयार होगी, इसकी अनिवार्यता की गई। पत्र व्यवहार, फाइल पर टिप्पणियाँ, ये सब भी इनमें हिंदी का प्रयोग होना चाहिए, हो रहा है और साथ साथ यदि ज़रूरत हो तो द्विभाषिकता का प्रयोग भी किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इन सभी सरकारी कागजातों को मूलतः अंग्रेजी में लिखा जाता है और उसके बाद उनका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। इस कार्य के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है, अनुवादक की आवश्यकता होती है। अतः अनुवाद की आवश्यकता आज प्रशासन के क्षेत्र में पग पग पर दिखाई देती है। स्थिति यह हो गई है कि आज कार्यालयी अनुवाद जैसी अवधारणा मूर्त रूप ग्रहण कर चुकी है। सरकार द्वारा हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग, प्रसार, विकास और सरकारी कामकाज में प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्न, ये सब इस बात के साक्षी हैं, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि हिंदी आज मौलिक रूप में और अनुदित रूप में जो स्थान प्राप्त कर चुकी है, कर सकी है, उसका श्रेय जो है वो
संविधान में किए गए प्रावधानों को और हिंदी के कामकाज को आगे बढ़ाने वाले अनुवादकों को, हिंदी अधिकारियों को और संविधान में किए गए उन प्रावधानों को जाता है जिन्होंने हर मंत्रालय में, हर बैंक बीमा कंपनी में, हर सरकारी गैर सरकारी कार्यालय में एक हिंदी सेल के होने की अनिवार्यता सुनिश्चित की। उस हिंदी सेल में हिंदी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी होंगे, निदेशक राजभाषा होंगे, वो हिंदी के अनुवादक होंगे, हिंदी का काम कंप्यूटर पर विधिवत सुविधा से किया जाए, टाइपिंग की जा सके, ये सब भी सुनिश्चित किया जाएगा। इन पर भी बल दिया गया। यही कारण है कि इन लगभग 78 वर्षों में या 8 दशकों में हम देख सकते हैं कि सभी कार्यालयों में हिंदी की स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हुई है। हिंदी में कामकाज का बाहुल्य दिखाई देता है। लोगों में एक आत्मविश्वास हिंदी में कामकाज को लेकर बनने लगा है। वो जो एक भ्रामक धारणा विधिवत सुनिश्चित की गई थी या सुनियोजित ढंग से दुष्प्रचार किया गया था कि हिंदी क्लिष्ट है, हिंदी दुरू है, हिंदी की शब्दावली बोधगम्य नहीं है या कृत्रिम प्रतीत होती है वगैरह वगैरह, ये सब धारणाएं और भ्रम अब धीरे धीरे दूर होने लगे। सच बात यह है कि भाषा प्रयोग की वस्तु है और प्रयोग में यदि न आए तो वो कठिन प्रतीत होती है, कठिन होती नहीं है। कोई भी दुनिया की भाषा कठिन या सरल नहीं होती। हम जानते हैं कि हर भाषा को जानने वाले, उसके अध्येता, उसके प्रयोक्ता उन देशों में या दूसरे देशों में विद्यमान हैं। हमारे देश में भी बड़ी संख्या में अंग्रेजी पर अधिकार रखने वाले, अंग्रेजी में प्रयोग करने वाले, अंग्रेजी का ये बहुत हैं। बहुत से बैरिस्टर हम देख लीजिए जो देश दुनिया के देशों से बैरिस्ट्री कर आए। बहुत से वैज्ञानिकों को देख लीजिए। हमारे देश के कई राजनेता, कई समाज सुधारक, उन्होंने दुनिया के मंचों से जाकर वहाँ पर अंग्रेजी में धारा प्रवाह गति से आधिकारिक रूप से वक्तव्य दिए। तो उनके लिए अंग्रेजी कठिन नहीं लगी। जो बच्चा प्रारंभ में विद्यालयी शिक्षा से जुड़ता है तो उसे उस समय अंग्रेजी भी कठिन लगती है, उसे गणित भी कठिन लगता है। और जो हिंदी इतर भाषी क्षेत्रों से आने वाले बच्चे हैं उन्हें हिंदी भी कठिन लगती है। लेकिन यदि हिंदी हमारी आजीविका की भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतिबिंबन करने वाली भाषा है, अगर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है, जिसको हम राजभाषा या राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इस तरह की बात हमारे कवियों ने बार बार की है। और निज भाषा के गौरव की बात भी हमारे यहाँ बार बार की गई है। इसीलिए प्रारंभ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको सूल। तो निज भाषा यानी अपनी अपनी भाषा, और भारत तो बहुभाषा भाषी देश है। यदि हम सब अपने घर में, अपने आंगन में, अपने परिवार में, परिकर में अपनी भाषा का मान सम्मान करेंगे, उसमें संवाद करेंगे, उसमें बातचीत करेंगे, उसे प्रयोग की भाषा बनाएंगे, तो वो कठिन प्रतीत नहीं होती, ये हम जानते हैं। इसलिए कोई भी भाषा यदि किसी दूसरे या तीसरे अनुशासन की भाषा है, जो अनुशासन हमारा नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए कठिन है। लेकिन उस अनुशासन में कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, विशेषज्ञ हैं, वो उसको जब विधिवत पढ़ते हैं, नियम से पढ़ते हैं, वो उनकी आवश्यकता का एक अनिवार्य हिस्सा हो जाता है, तो उनके लिए वो कठिन प्रतीत नहीं होता। और यदि कहीं कठिन सरल का प्रश्न भी हो तो इतने सहायक साधन हैं, उपकरण हैं बहुत से, जिससे हम हिंदी में प्रयोग अनुप्रयोग को सरल बना सकते हैं, सीख सकते हैं, शब्दार्थ देख सकते हैं, अवधारणा देख सकते हैं, शब्दावली से उसके निहितार्थ और मूलार्थ को समझ सकते हैं। ऐसी बहुत सी सुख सुविधाएं हमारे पास भारत सरकार ने उपलब्ध करा दी हैं। और अब तो मशीनों ने, कंप्यूटर ने, तकनीक ने भी हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण को, हिंदी बोधगम्यता को, हिंदी सीखने के तमाम साधनों को उपलब्ध करा दिया। और किसी भी भाषा को अगर हम सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, प्रयोग में लाना चाहें, तो पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, इन 4 कौशलों के साथ उसे जोड़ते हैं तो वो भाषा निश्चित रूप से हमारी जीवनचर्या की भाषा बन जाती है। मित्रों,
इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।